स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है दैट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। क्या बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग? यहाँ पे प्रोसीडिंग की बातें हो रही है, केसेस की बात हो रही है। ठीक है, आ जाइए। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है जिस पे पेनल्टी लगी है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जिस पे पेनल्टी, प्रोसीडिंग, रिफंड, रिकवरी ऑफिसर, जो भी केस वगैरह हो गया, अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 28 का B1 पढ़ रहे हैं। वेयर अ पर्सन डाई, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस केस को आगे कंटिन्यू करेगा, शेल लाइबल टू पे एनी सम विच द डिजीज वुड हैव बीन लाइबल टू पे। अब सबसे पहले देखो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। नीचे एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दे रखी है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लॉ में जो भी रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, कोई फादर है जिसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? उसकी लीगली प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? उसके बेटे के पास। तो डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी का जो हकदार होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इंक्लूड एनी पर्सन हु इज इंटरमिडल ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज एंड व्हेन द पार्टी, जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो आफ्टर डेथ, तो वो होगा वापस। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे केस को कंटिन्यू करेगा। इंपॉर्टेंट, एनी पेनल्टी पेबल अंडर दिस एक्ट। अब होगा क्या? प्रोसीडिंग की बात हो रही है। वापस वापस क्या लिखा है? प्रोसीडिंग। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पेनल्टी इस एक्ट में दे रखी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा। लेकिन 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 कौन सी पेनल्टी के लिए लाइबल होगा? पेनल्टी हैज बीन इम्पोज बिफोर द डेथ ऑफ द डिजीज पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आज डेथ हुई, तो इससे पहले जितनी भी पेनल्टी लगी थी उस बंदे में, वो पेनल्टी के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब डेथ होने के बाद कुछ पता चलता है जिसके लिए उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी, तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वापस वापस वापस, अगर आज डेथ होती है 12th ऑफ फेब, ठीक है, तो इससे पहले 10th 11 सॉरी 9 10 11 तक में जो भी पेनल्टी लगी उसके लिए लाइबल रहेगा। मतलब बिफोर। आफ्टर क्या पेनल्टी लगेगी? नहीं। बिफोर लगेगी, आफ्टर नहीं लगेगी। चलिए, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब इन्होंने दो पॉइंट ए और बी, इनके दो हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग 1, ए पॉइंट बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग, बी बोलता है इनिशिएशन ऑफ न्यू प्रोसीडिंग। अगर डेथ हो गई है, अगर डेथ हो गई है तो क्या? कोई भी प्रोसीडिंग, चाहे वो प्रोसीडिंग आपकी डिसऑर्जमेंट से रिलेटेड हो, मतलब गलत तरीके से आपने जो कमाई करी है, गेन किया है, अगर प्रोसीडिंग रिफंड को लेकर है, अगर प्रोसीडिंग कोई भी एक्शन है जो रिकवरी ऑफिसर रिकवर करने के लिए कर रहा है, तो अगर जब डेथ नहीं हुई थी बिफोर, जब डेथ नहीं हुई थी तब ये केसेस चालू हो गए थे, तो डेथ होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे कंटिन्यू करेगा। ये है सेकंड पॉइंट, बोलता है इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिजीज, जो पहले ही डेथ होने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बिफोर हिज डेथ, तो डीम टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन 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 यहाँ पे हम पेनल्टी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पेनल्टी को तो साफ पहले ही पढ़ चुके हैं। डेथ से पहले की पेनल्टी लगी, डेथ के बाद नहीं। तो डेथ के बाद अगर कोई पेनल्टी आती है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर अब ये कह रहे अगर केस स्टार्ट हो चुका था, बी पॉइंट बोलते हैं नई प्रोसीडिंग, डेथ हो गई, डेथ के बाद कुछ नया पता चला, तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोसीडिंग डिसऑर्जमेंट से रिलेटेड, रिफंड या फिर रिकवरी ऑफिसर कोई एक्शन ले रहा है, वो नहीं अगर चालू होती तो न्यू भी चालू होगी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर चालू होगी, लेकिन फिर से न्यू पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर कोई पेनल्टी स्टार्टिंग में लग चुकी थी बिफोर डेथ, तो उतनी ही लगेगी। आफ्टर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई न्यू पेनल्टी नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई? चलिए कंटिन्यू। एवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल होगा टू हिम हिज कैपेसिटी इफ हिज लाइबिलिटी इज रिमेन अनडिस्चार्ज। वो होता है क्या, समझना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास प्रॉपर्टी आई, डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी आ गई। अब इससे हमने अभी उधारियां चुकाई नहीं है, उसने क्या किया? बेच दिया। क्या बेच दिया? प्रॉपर्टी बेच दी। तो अब वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल हो जाएगा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, अनडिस्चार्ज प्रॉपर्टी थी, वो उसने बिना लोगों को पे किए बेच दिया, तो अब वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। लेकिन पर्सनली वो इतना ही लाइबल होगा जितनी उस वैल्यू की, एसेट की वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल लोन था 2 करोड़ का, लोन कितने का था? 2 करोड़ का लोन का अमाउंट। चलिए, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की थी,
लोन 2 करोड़ का था, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की थी, ठीक है। प्रॉपर्टी को बेच दिया 1 करोड़ में, ठीक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोगों की उधारी नहीं चुकाई, जबकि 2 करोड़ की उधारी थी। तो एसेट की जितनी वैल्यू है उतने के लिए ही वो पर्सनली लायबल है, 1 करोड़ तक का ही वो पैसा देगा। ये पूरा पैराग्राफ ये बोल रहा है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है ओवर। चलो फटाफट, सेट, सेट का फुल फॉर्म बताओ क्या है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। आ जाओ, अब बच्चा सेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आ जाओ, स्क्रीन में देखेंगे सब। सेट के पास केसेस जाते हैं, सेट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये एक ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे कौन कौन से केसेस जाते हैं? सेबी एक्ट के, सेबी एक्ट के सारे के सारे केसेस कहाँ जाएंगे? सेट के पास। सेक्रा के कहाँ जाएंगे? सेट के पास। डिपॉजिटरी के कहाँ जाएंगे? सेट के पास। क्योंकि सिलेबस में, सिक्योरिटी लॉ के सिलेबस में ये 3 एक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो पता है, लेकिन और भी है। ये क्या लिखा है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। अगर इनके डिस्प्यूट है तो ये भी कहाँ जाएंगे बच्चा? सैट में जाएंगे। देन इंश्योरेंस एक्ट के भी मैटर कहाँ जाएंगे? सैट में जाएंगे। और क्या लिखा है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। मतलब सैट में बहुत सारे केसेस आते हैं। कंपनीज एक्ट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि कंपनीज एक्ट का मैटर कहाँ जाता है? एनसीएलटी में, ठीक है। तो सेट में कौन कौन से एक्ट के केसेस जाते हैं? सेबी, सेक्रा, डिपॉजिटरी आपके सिलेबस के हैं। देन पेंशन, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, ये एक ही है एक्ट के केस और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी के, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट अलग है और इसकी रेगुलेटरी एक्ट भी है ना, जैसे सेबी भी तो एक रेगुलेटरी एक्ट है ना, ठीक है। तो सेबी और सेक्रा दो अलग अलग जैसे, तो ऐसे इंश्योरेंस और उसकी अथॉरिटी, पूरे डिस्प्यूट जो भी होंगे वो सेट के पास जाएंगे और सेट उससे डील करता है। अब कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा था, वापस आते हैं, हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था। कंपनीज एक्ट बोलते हैं हम तो एनसीएलटी में जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका स्टार्टिंग के ही सेक्शन हमने पढ़ा था कि जब भी डिस्प्यूट होगा, जब भी डिस्प्यूट होगा, ठीक है, तो जो उनके स्पेसिफिक लॉज है ना, वो जो बोलेंगे वहां जाएंगे। याद करो, इंश्योरेंस कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज थी, इन्होंने कहा कि भैया इसमें कंपनीज एक्ट भी लगता है और इनके खुद के बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन भी लगते हैं, लेकिन जब भी दोनों में डिस्प्यूट होगा तो उनका जो एक्ट बोलेगा वो प्रिवेल करेगा। तो उनका जो एक्ट बोलेगा, अब इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर इनका एक्ट बोलता है कि नहीं हम सेट में जाएंगे, तो फिर केस सेट में जाएगा। सेम बातें करें तो ठीक, जहां डिस्प्यूट आए तो स्पेसिफिक एक्ट हमेशा जीतता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी अब आपकी बुक में आते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट, बच्चे सेट किसने बनाया होगा? एनसीएलटी किसने बनाया था? सीजी ने, तो ये भी सीजी ही बनाएगी। आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन सेट बना के रखा है। सेकंड पॉइंट में आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेसिफाई द मैटर्स एंड द प्लेस सेट में एक्साइज जुरिडिक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइट बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बोला, क्या बोला कि यहाँ पे कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से मैटर डिस्कस होंगे, सीजी ने आपको बता दिए, ठीक है। और हमने मैटर्स देख लिए, कौन कौन से मैटर, ये सारे मैटर्स देख लिए। आ जाओ वापस, हम पढ़ रहे कॉम्पोजिशन किसका? सेट का। सीजी ने सेट बनाया है, सीजी ने क्या बनाया बच्चा? सेट बनाया, ठीक है। सेट में कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं। सबसे पहला ऑफिसर पीओ, दैट वाज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये होता है सेट का हेड, मेन हेड यही होता है। फिर इसके अलावा दो और लोग होते हैं, दैट वाज जुडिशियल मेंबर जेएम, टीएम दैट वाज टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे? जो डिसीजन ले रहे होंगे। टेक्निकल जो एग्जीक्यूशन का काम कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जुडिशियल मेंबर हूं, तुम्हारा केस है, मैं जज की तरह डिसीजन दूंगी, फिर मैं आगे कहूंगी कि इस काम को एग्जीक्यूट करो, इसकी फॉर्मेलिटी करो। फॉर्मेलिटी करने वाले कौन होंगे बच्चा? टेक्निकल मेंबर्स होंगे। नंबर ऑफ द मेंबर एज प्रिस्क्राइब बाय द सीजी, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, इसके अलावा टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर का मिक्स होगा। ये कितने होते हैं? इन्होंने कहा कि जितना सीजी को जरूरत पड़ेगी उतने वो रखेंगे। 4 की जरूरत है 4 रखेंगे, 10 की जरूरत है 10 रखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से सीजी इन्हें अपॉइंट करेगा। अदरवाइज 3 लोग हो गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देन जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल। ये लोग कितने लोग होंगे? जितनी जरूरत होगी, ठीक है। यही बात बस इन्होंने यहाँ पे लिखी है बच्चा। आ जाओ, कॉम्पोजिशन, सेट में प्रिसाइडिंग होता है, सच नंबर ऑफ जुडिशियल टेक्निकल सीजी में डिटरमाइन, जितना उन्हें लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेट में एक्साइज बाय द बेंचेस। जो ये सेट है, ये पूरा काम जैसे कोर्ट में होता है तो बेंचेस होती है, कोर्ट में सुना है, कोर्ट में बेंचेस होती है, ठीक है। तो जो भी अब बेंचेस के थ्रू, तो ये भी बेंच होता है, इसमें भी पूरी टीम होती है। इस टीम में जज लेने वाली जो बेंचेस होती है उसमें एक टेक्निकल बैठेगा और एक कौन बैठेगा? जुडिशियल मेंबर बैठेगा। बेंच में प्रिसाइडिंग ऑफ
बेंच बनाता कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बेंच बनाने वाला कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो ये बेंच तैयार करेगा। इस बेंच में कितने लोग बैठेंगे? 2 या मोर, मतलब 2 लोग बैठेंगे, 2 मेंबर या फिर उससे ज्यादा। एक जुडिशियल टेक्निकल होगा, और मोर इसलिए बोलते हैं जितनी जरूरत होगी बेंच के हिसाब से, ठीक है। एवरी बेंच, जो भी बेंच होती है एटलीस्ट उसमें से एक जुडिशियल और एक तो टेक्निकल होगा, बाकी जरूरत के हिसाब से रखना। बात समझ में आ रही है? पक्का? वापस, कोर्ट में बेंचेस होती है, ठीक है। सेम सेट में भी बेंचेस होती है। बेंच बनाने वाला कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इस बेंच में 2 लोग बैठेंगे, एक टेक्निकल होगा और एक जुडिशियल। इससे ज्यादा रखना है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। द बेंच ऑफ दिस सेट ऑर्डिनरी सीट, जनरली ये बेंच कहाँ बैठती है? मुंबई में बैठती है। मे ऑल्सो सिट एट सच अदर प्लेस, जहां सीजी को लगेगा जरूरत, सीजी नोटिफाई कर देगा, वहां पे ये बेंच को भी बैठा देंगे। मतलब मेन केसेस कहाँ हैंडल होते हैं? मुंबई में जाकर। लेकिन जरूरत के हिसाब से कहीं लगेगा कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं तो कहीं और भी अलॉट कर देगी, जहां सीजी बोले। यहां तक चीजें क्लियर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर में मतलब क्या है? ऑप्शन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर को इधर उधर, वन बेंच टू अनदर बेंच। जैसे हमने बोला अभी तो मुंबई में, मुंबई के अलावा हमें जरूरत पड़ी तो हमने दिल्ली में भी रख दिया, तो इधर से एक बेंच से मेंबर उठा के वहां कर देंगे अनदर बेंच में, इधर की बेंच से इधर, तो जैसी जरूरत होगी वैसे वो कर लेंगे। क्लियर है? अब इन्होंने बोला भैया सैट के पास जाके शिकायत करने का। बच्चा पूरा रिपीट है सैकरा में, पेज नंबर 88। क्या पढ़ा था मुझे बताओ? अगर हम खुश नहीं होते हैं, कितने दिन? 45 डेज। 30 दिन कहाँ पे था? जाओ पेज नंबर 88 में जाओ, 45 डेज था। 45 डेज यहाँ पे भी लिखा है, वहां पे भी लिखा है, जहां पढ़ा था कहीं और था। डेट्स, बस बस बस। 45 डेज के अंदर किसके पास जाना है? सेट के पास जाके शिकायत करना है। सफिशिएंट कॉज हो तो मिल जाएगा। और केस इधर चलो, 6 महीने के अंदर खत्म करना है। तो ये पूरा रिपीट है तो इसको नहीं पढ़ा रही मैं, क्योंकि रिपीट है। बस इसका प्रेजेंटेशन उन्होंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई किया, वो वाला ये अच्छा नहीं है। 88 88 राइटिंग थोड़ी नहीं समझ आ रही होगी। चलो, सेट सेंड अ कॉपी, डिसीजन दे देगा, तो डिसीजन की कॉपी किस किस के पास जाएगी? सेबी के पास। ये इंश्योरेंस आईआरडीए के पास क्यों जाएगी? क्योंकि इसके केसेस से अगर डील किया तो इसको एक कॉपी जाएगी। सेबी के केस से डील किया तो सेबी के पास जाएगी। पेंशन को क्यों जा रही है? क्योंकि सेट के पास इनके केसेस भी जाते हैं। पार्टीज टू दी अपील, जो भी पार्टीज होगी भैया, कंपनीज है, इन्वेस्टर है, जो भी है, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मतलब जो लोग हैं उन लोगों को कॉपी मिल जाएगी। अगर केस सेबी का है तो इंश्योरेंस को थोड़ी ना मिलेगा। मतलब अगर इंश्योरेंस वाला केस है तो उन्होंने बस लिख दिया है कि भैया जो पार्टीज होगी उनसे कंसर्न रिलेटेड पार्टी रिस्पेक्टिव पार्टीज को मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, क्या फॉर्म प्रोसीजर है? इन्होंने कहा कि जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होगा, जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ इज केस जो भी फॉलो होगा जिस एरिया में, शेल सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास पोस्ट के थ्रू जाएंगे, सेंड बाय अ पोस्ट डीम मान लिया जाएगा, आप खुद जाके प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। अब जो आप केस लेके जाओगे उसे मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला है। सिंपल बोलो तो एक डॉक्यूमेंट है, एक एप्लीकेशन है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला है, ठीक है। अपील कर रहे हैं आप किसके पास? सेट। तो प्लीज ग्राउंड्स अच्छे से बता देना, रीजंस बता देना कि आप अपील करने क्यों आ रहे हैं। हम सेट से खुश, सेबी से खुश नहीं है, या फिर किसी से खुश नहीं है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से खुश नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खुश नहीं, इसलिए सेट के पास आ रहे हैं। विदाउट आर्गुमेंट, आपको रीजन बताना है कि क्यों आए। अभी झगड़ा वगड़ा नहीं करना है आपको, आर्गुमेंट्स नहीं देने हैं, नरेटिव नहीं बताना है, विदाउट बोला है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अभी बस रीजंस बताओ क्यों हम अपील करने आए हैं। ये जो ग्राउंड्स होंगे, जो रीजन आप बताओगे, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? टाइप रिटन। फ्री के लिखा है, साइक्लो स्टाइल मतलब प्रिंटेड ही होता है, प्रिंटेड, ठीक है। नीटली लेजिबल मतलब कि थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है। नंबर्ड होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली नंबरिंग होनी चाहिए, पेजेस इधर उधर ना हो जाए, प्रिंटेड फॉर्म में कहीं का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बस उन्होंने कहा सुनो, जो एप्लीकेशन दोगे ना, थोड़ा नंबर्ड होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए, समझ में, तुम्हारी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी, पता चला, ठीक है, इज्जत से। चलो, सेट की जो प्रोसीजर है, नॉट बाउंड, ये क्या लिखा है? सीपीसी। सीपीसी बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड, कोर्ट में जैसे डिसीजंस ले जाते हैं, ठीक है। सेट बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड, कि सेम उसे प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। वो चाहे तो सेट अपनी खुद की प्रोसीजर बना सकता है, ठीक है।
या तो वो उसकी फॉलो करे, उसकी मर्जी है, लेकिन उसके ऊपर सर पे नहीं डाला है कि तुम्हें इसी की फॉलो करनी पड़ेगी, प्रेशर नहीं है उसके पास, ठीक है। बस उसे क्या ध्यान रखना है बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे की बात सुनिए तो दूसरी की भी सुनो, एक का एविडेंस से सुन रहा है, दूसरे ट्रांसपेरेंसी रखना, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। सेट के पास जो पावर है ना, वो बिल्कुल सिविल कोर्ट जैसी पावर है। फिर से रिपीटेशन, सिविल कोर्ट समन दे सकता है, रिपीट है ये भी दे सकता है, अटेंडेंस देके एग्जामिनेशन और डिस्कवर कर सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को बोल सकता है, ये भी रिपीट है। एविडेंसेस ऑन एफिडेविट बोले तो ये समझाओ जरा, रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट मीनिंग। सब शांत, श्रेयांश बताएगा। जो तुम प्रूफ लेकर आओगे ना, साथ में एफिडेविट लगा के देना कि जो भी बातें बताई है ना सही बताई है, और अगर कुछ गलत होगा हाँ तो फिर उस एफिडेविट में लिखा होगा कि आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये प्रूफ है, मैं आई विटनेस हूँ, तो उन्होंने कहा एक काम करो भैया, तुम एफिडेविट के साथ दे दो बस, ठीक है। मतलब हमें रिटर्न में चाहिए बस एफिडेविट चाहिए, मतलब वो पेपर स्टैम्प पेपर में लिखा होना चाहिए। इशूइंग कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, एक कमिटी बनाएगी जो क्या करेगा, एग्जामिन, ये सब पढ़ा था हमने सैक्रा में, है ना। डिसीजन को रिव्यू, डिसमिस द एप्लीकेशन डिफॉल्ट, ये एक्सपर्ट क्या है, बताओ एक्सपर्ट क्या है। रुको तानिया बताएगी, रुको तानिया बता, एक्सपर्ट बोलो बोलो, नहीं याद आ रहा, वेरी गुड। एक्स पार्टी डिसीजन मतलब ऐसा डिसीजन जो एक पार्टी के फेवर में दे दिया, इसीलिए दे दिया क्योंकि दूसरी वाली पार्टी नहीं आई। दूसरी वाली पार्टी को क्या लगा कि मैं नहीं आऊंगी तो उसका केस ही सॉल्व नहीं होगा, तो जज ने उठा के क्या बोले, तू जीत गया, वो तो आया ही नहीं ना। अब होता क्या है समझना, होता क्या है, जिसने केस किया था वही नहीं आया नालायक, तो भैया सामने वाले का फिर जीतना बनता है ना, कि भाई जिसके लिए तुमने एलिगेशंस लगाए थे वो तो खड़ा है अपने जवाब देने के लिए, तुम ही नहीं आए, तो भैया ये केस जीत गया। तो अगर ऐसे एक्स पार्टी डिसीजन दे दिए गए हैं तो इसे क्या करना है, डिसमिस। फॉर एग्जाम्पल नुपुर आ गई, अनन्या अनन्या नहीं आ पाई, तो नुपुर एक्स पार्टी डिसीजन आ गया, लेकिन अनन्या आकर मुझसे एप्लीकेशन देती है कि दीदी इसे डिसमिस करो, क्यों, क्योंकि इसने मुझे किडनैप करके रखा था। ऐसा होगा ही ना ऑब्वियसली, कि भाई नुपुर तो क्या करेगी, वो तो पिक्चरों में यही होता है कि भाई फोटो दिखा दी किसी की फैमिली मेंबर्स की, देखो हमने इसको किडनैप कर लिया है, तुम मत आओ, या फिर एक्सीडेंट करवा दिया, कोमा में चले गए बेचारे, है ना। तो लोग ऐसा ट्राई करते कि हमारे फेवर में आ जाए, लेकिन सामने वाले को आकर बताना पड़ेगा कि उसके साथ ऐसा बात, तब अभी तो जज नुपुर को फेवर देगा। अनन्या अगर आकर मुझे बाद में, आज वो जीत गई, बाद में आकर जब वो मुझे बताएगी, तो मुझे जब बताएगी तो मैं क्या करूंगी, डिसमिस। डिसमिस क्यों कर रही हूँ, एप्लीकेशन फॉर द डिफॉल्ट या फिर डिसीजन, क्योंकि मुझको रिक्वेस्ट आई। तो सिविल कोर्ट ऐसे डिसीजन देता है, डिसमिस करने वाले डिसीजन भी जो उसी ने फेवर किया था, ठीक है। ऐसे ही किसके पास है ये पावर, सेट के पास है। सेटिंग असाइड, ऑर्डर को एकदम बिल्कुल साइड कर दो, शुरू से सुनेंगे, या फिर एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब, क्लियर है बच्चा, रिपीट था। एवरी प्रोसीडिंग ऑफ द सेट डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेट में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं हम जुडिशियली मानेंगे, सिविल कोर्ट जैसे ही मैटर्स मानेंगे। नीचे आ जाओ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दी जो सेट है, ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर पेंडिंग बिफोर वन बेंच फॉर द डिस्पोजल ऑफ दी एनी अदर बेंच। एक बेंच का केस अगर पेंडिंग है, जब हम मेंबर्स को इधर उधर कर रहे थे तो केस को भी इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ पेंडिंग है, दूसरी बेंच को बोला इसमें पेंडिंग पड़ा, आप इसे आगे कंटिन्यू करो। इफ बेंच ऑफ द सेट टू मेंबर्स डिफरेंट ओपिनियन, दो अलग अलग बेंचेस, ठीक है, ये कह रहे इफ अ बेंच, एक बेंच में दो मेंबर्स है, ठीक है, टेक्निकल जुडिशियल, इन्होंने कहा कि दो लोग थे, एक टेक्निकल एक जुडिशियल होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है ना, दो जुडिशियल रख दिए और दो दो जजेस का डिसीजन अलग अलग आ रहा है, तो इन्होंने बोला रेफर करो किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसीलिए तो बैठा है, दो जज लड़ेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है क्या, पक्का, खत्म। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पावर ऑफ द सेट, समझ में आया क्या, पक्का। चल अब ये क्या लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट है, ये रिपीट, ये वैसे खुद भी आ सकते हो और किसी को ऑथराइजेशन दे सकते हो कि तुम मेरे बिहाफ में रिप्रेजेंट करो। वेरी गुड। कौन हो सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, लीगल, एनी ऑफ इट्स ऑफिसर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर दी सेट। हाँ सीएमए। लिमिटेशन एक्ट पढ़ा तो होगा ही, कोर्ट कचहरी आएगा तो जगह। लिमिटेशन एक्ट एक एक्ट होता है जिसमें सारी की सारी लिमिट्स बताई जाती है। क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लगेगा, हाँ,
रुको रुको, क्यों? सैट में जाने के लिए 45 डेज है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए क्या है 60 डेज है, तो ये सब लिमिट ही तो है। तो क्या कोई एक लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो रही है? हाँ, अगर कहीं भी कोई लिमिट दे रखी है तो मतलब लिमिटेशन एक्ट लगेगा, दैट्स इट। कि सिविल कोर्ट यहाँ उंगली करेगा क्या? यहाँ तो सैट है ना, साफ साफ बोल दिया सिविल कोर्ट के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, सैट के पास ज्यूरिडिक्शन है। हमने ये पढ़ा कि सिविल कोर्ट जैसे जैसे पावर है तो सेम पावर है, लेकिन केसेस तो सैट के पास जा रहे हैं ना। क्या यहाँ पे सेबी एक्ट के मैटर क्या सिविल कोर्ट के पास जाते हैं? नहीं, एग्जाम में ये केस फॉर्म में आता है। एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको गुमराह किया जाएगा कि भैया ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो केस है ये हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। आप पूरा दिमाग लगाते रहोगे कि हाँ हाँ हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन ने लिया, जबकि क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया हाई कोर्ट में तो केस जा नहीं सकता सेट के पास, लेकिन आप उस केस को वैसा ना पढ़ के दूसरे तरीके से पढ़ रहे होंगे और उसका आंसर देने का ट्राई करोगे। बहुत घुसते हो तुम लोग, तो प्लीज इसी चीज की प्रैक्टिस करो, इनडायरेक्टली चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। हाँ, हम मानेंगे नहीं कोर्ट के हाई कोर्ट के पास सॉरी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, साफ यही बताना है आपको। नो सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन तो सैट के पास है, और सैट के पास सेबी का है, सेक्रा का है, डिपॉजिटरी का है, पेंशन का है, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज का है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सैट के केसेस जाते हैं? हाँ, सेम सैट क्वेश्चन ऑफ लॉ सफिशिएंट कॉज होगा तो फर्दर 60 डेज मिल जाएगा। समझ में आया बच्चा? ये भी रिपीट ही था। क्वेश्चन रीड करो। सैट के लिए 45 डेज, सुप्रीम कोर्ट के लिए 60 डेज, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ा करो, बस सैट पढ़ के रुक गए होंगे काफी लोग। हाँ ठीक है, तो दोनों बताने पड़ेंगे आपको। यहां तक चीजें क्लियर है? बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन, ये क्या लिखे? बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन, बार बोल लो तो रोकना। किसको रोका गया होगा? ऑब्वियसली वापस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेबी, सेबी या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से खुश नहीं तो कहां जाते हैं? ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। सेट के पास भी जा सकते हैं और एक और ऑप्शन था, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा था हमने, मैंने कहा था बिंगा सी सजेस्ट करना, भूल गए हो लगता है। सीजी के पास भी अपील कर सकते थे, सेट के पास भी। कहाँ पढ़ा था? सेक्रा में। जाओ ढूंढो, पेज नंबर ढूंढो, बताओ। भूल गए हो तो ये रिकॉल करा दूं। हमने सेक्रा चैप्टर में पढ़ा था, अगर आईटेक्स जा रहा है लिस्ट होने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट करने से मना कर दिया, ये एक लौती अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए 15 दिन, अदरवाइज कितने दिन गए? 45 डेज। याद रहेगा? इसलिए बताया ताकि कंफ्यूज ना हो, जो थोड़ा बहुत हो ही रहे थे अभी, हो रहे थे ना बच्चे। यही छोटी छोटी बारीकी चीजें होती है जो एग्जाम में आती है, बोलते हैं अरे दीदी यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, 15 और 45 डेज का क्राइटेरिया। वापस आओ बस। अरे चलो, नो ऑर्डर पास बाय दी सेबी, ध्यान देना। इन्होंने बोला सेबी ने कोई ऑर्डर दिया और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, वो अपीलेबल नहीं है। एक बार रीड करो इसको, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं समझाऊंगी। देखती हूँ लैंग्वेज रीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते। समझो अब, तुम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सही बोला, लेकिन तुम लोगों ने इतना अटक टक के बोला। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि सेबी ने कोई भी ऑर्डर पास किया, इसकी अपील होगी, तो अपील करने हम कहां जाते हैं? यही तो बताया मैंने। सेबी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो कहां जा रहे हो? सैट या फिर सीजी, वहां पढ़ा आपने, सीजी भी कहीं कहीं आ जाता है ना, ठीक है। तो इन्होंने बस ये लिखा है सेबी के ऑर्डर अपीलेबल नहीं है एक्सेप्ट सैट। सिंपल लैंग्वेज में, सेबी से खुश नहीं हो तो सैट के पास जाने का, यही लिखा है। बस इन्होंने इतना घुमा फिरा के लिखा है, तो इतना डर क्यों रहे हो तुम लोग? नो ऑर्डर पास बाय, कोई भी ऑर्डर जो पास किया है सेबी ने, यही तो क्वेश्चन में भी होता है, यही तो डायरेक्ट है, यही तो लॉ की लैंग्वेज है। अगर लॉ की लैंग्वेज को इतना प्लेन लिख देंगे तो हर कोई नहीं रीड कर लेगा। तुम लोग सीएस बनकर क्या करोगे? यही तो रीड करना है। और तुम लोगों ने सबने सही बोला, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज उन्होंने बोली है कि सेबी ने अगर ऑर्डर पास किया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया है, तो इसकी अपील होगी तो एक ही जगह अपील होगी, या तो सेट के पास होगी या तो सीजी के पास।
क्या बात समझ में आई? तो ये नेगेटिव सेंस में लिखा है कि कोई भी ऑर्डर अपीलेबल नहीं है सेबी का एक्सेप्ट दिस, या फिर मैं बोलूँ कि अपील करनी है तो यही जाना है, इनके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना सिंपल सेंस में था, यही रीड करना सीखना है। हाँ वो सैट है और ये सेक्शन 20 सीजी है, समझ में आया? आ जाओ, ये भी रिपीट लिखा है, क्या लिखा है? सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है ही नहीं, अब तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? इंजंक्शन का मतलब बता दो। वेरी गुड, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर बोले तो रोक लगा देना, अब इसमें कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। नो इंजंक्शन शेल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा सकता है क्या? लगाने वाला तो कौन है? नहीं लगा सकता ना, लगाएगा तो साइट ही लगाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं तो वो स्टे ऑर्डर भी लगा सकता नहीं है। समझ में आए? तो अब समझ में ये हेडिंग क्या बोल रहा था कि ज्यूरिडिक्शन में बार बार कर रखा है, इन्होंने कहा कि जाना है तो यहीं जाना है, अपील होगी तो यहीं होगी, सिविल कोर्ट के पास नहीं हो सकती, और सिविल कोर्ट ना ही कोई ऑर्डर देगा स्टे ऑर्डर जैसा या एनी अदर। समझ में आई बातें? पक्का? बस बस, सेबी, सैट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कोई कोर्ट नहीं आने वाला, एक ही कोर्ट आएगा सुप्रीम, और सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा नहीं आता, क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही आएगा। चलो, ऑफेंसेस लिखो पेज नंबर 90, रिपीट 90, देख भी लो एक बार, चेक भी कर लो, भटकते रह जाते हो, कल ही पढ़ा था पेज नंबर 90। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो रिपीट है, हाँ, जनरल पनिशमेंट। अब आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है? देखो कॉग्निजेबल ने लिखा है, क्या लिखा है? कॉग्निजेबल क्या होता है? ज्यादा सीरियस। हाँ, ये कॉग्निजेबल नहीं है, क्या लिखा है? तो ये सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। कॉग्नाइज मतलब होता है डील करना, ठीक है। कॉग्नाइज लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? डील करना। अब देखो क्या लिखा है, कोर्ट क्या कॉग्नाइज करेगा? सेबी एक्ट के मैटर से कोर्ट डील करेगा? नहीं, अलग अलग तरीके से एक ही चीज बता रहे। कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्नाइज ऑफ एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि भैया सेबी के मैटर्स है, सेबी के रिलेटेड मैटर्स कंप्लेन कहाँ जाएंगे? सेट के पास जाएंगे। कोर्ट के पास कोई भी कॉग्नाइजेशन नहीं है, मतलब डीलिंग नहीं है, कॉग्निजेबल में मत चले जाना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए, अब ये नया कंसेप्ट, ये क्या लिखा है? अभी तक हमने पढ़ा किसी कोर्ट के पास हक नहीं है, किसी कोर्ट के पास हक नहीं है, जो है सैट के पास है। नहीं, ये कहाँ पढ़ा था? कंपनीज एक्ट में पढ़ा था क्या? तुम्हारे कोर्स में नहीं था ना, तो मतलब स्पेशल कोर्ट के बारे में नहीं पता ना तुम लोग को, तो अब फाइनली पता चलेगा। आ जाओ, सारे केसेस कहाँ जा रहे हैं? हम क्या समझ रहे हैं? सेट के पास जा रहे हैं। सारे कोर्टों को बाहर किया ना, कितने बार पढ़ा? कॉग्नाइज नहीं कर सकता, ज्यूरिडिक्शन नहीं है, डील नहीं कर सकता, ये सब पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक। सेट के पास जाना है, डन। ये सेट बहुत बिजी हो गया भाई, ये सेट को बनाने वाला कौन है बताओ जरा? सीजी ने सेट को बनाया, और ये सेट बहुत बिजी है, मैटर भैया हमारे सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो सीजी ने एक अलग से कोर्ट बनाया, स्पेशल कोर्ट, इसके पास ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि सीजी ने स्पेशली इन मैटर से डील करने के लिए बनाया ना स्पेशल कोर्ट, दूसरे मैटर के दूसरे किसी कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सीजी को जरूरत पड़ी स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में जितने भी मैटर्स हैं वो बहुत स्लो हो रहे हैं, एक ही अथॉरिटी के पास काम बहुत ज्यादा हो गया है, मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है टाइम पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टैब्लिश, जब उससे लगेगा चाहेगा वो, में स्टैब्लिश या फिर डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन। ये स्पेशल कोर्ट आपके सेशन कोर्ट ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझते हैं, सेशन कोर्ट समझते हैं। कोर्ट के दो टाइप, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है सेशन कोर्ट। कौन होते हैं सेशन कोर्ट, बताओ जरा मुझे। कहाँ देखा? यहाँ देखा है घंटाघर? जिगल नहीं है, घंटाघर की बात करें। वेरी गुड, घंटाघर देखा है? घंटाघर, ठीक है, घंटाघर के वहां पे आपने देखा होगा कि कोर्ट है, ठीक है, वहां पे ऐसा स्लैश लिखा और हिंदी में लिखा है वहां पर, ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लेना, ऐसे लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिखा होगा और सेशन कोर्ट, मतलब वही कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वही कोर्ट क्या है बच्चा? सेशन कोर्ट। यही क्लास है, यहाँ पे 11th भी पढ़ते हैं, सीएस भी पढ़ता है, इसमें क्या है? आईटेक्स है, यही रूम है, इस रूम में क्या किसे पढ़ा रहे हैं? 11 12 को भी पढ़ा रहे हैं, सीएस को भी पढ़ा रहे हैं, कोर्ट है। रूम, रूम तो वही रहेगा ना, जजेस बस आएंगे ना, ठीक है, तो सिविल जज अलग होगा और उसका फिर क्रिमिनल
जज अलग आएगा, मैजिस्ट्रेट्स अलग आएंगे, समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे चलता है सिस्टम। तो बस मैं आपको ये कह रही हूँ, स्पेशल कोर्ट कुछ अलग नहीं है, स्पेशल कोर्ट यही सेशन कोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेशन कोर्ट को बोला कि भाई सुन, केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं सेट के पास, तुम कुछ केसेस से डील करो। तो सेशन कोर्ट को क्या नाम दे दिया? स्पेशल कोर्ट, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग ये स्पेशल काम करने के लिए बना है। तो सेशन कोर्ट, उसी कोर्ट में जाके हेयरिंग चालू हो जाएगी, बस है वो सेशन कोर्ट। बात समझ में आ रही है? पक्का? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्पेशल कोर्ट कैसे स्टैब्लिश होता है, उसका स्टैब्लिशमेंट में पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सीजी को जब जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल कोर्ट बना देगा। और ये स्पेशल कोर्ट कौन होते हैं? कुछ अलग नहीं होते, उन्हीं सेशन कोर्ट्स को काम दिया जाता है। इसमें जज कौन होते हैं? क्रिमिनल केस से डील करने वाले जजेस ही बैठेंगे, मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, आ जाओ। स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट, उसमें एक सिंगल जज बैठेगा, हु अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा उसमें? सीजी। सीजी ने स्पेशल कोर्ट बनाया, इसमें बैठने वाले जज को भी सीजी अपॉइंट करेगा। विद दी कांग्रेस, मतलब डिस्कस करेगा, कंसल्ट करेगा। किससे डिस्कस करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर एमपी का केस है, केस कहाँ का है बच्चा? एमपी का केस है, तो एमपी के जो हाई कोर्ट का जो चीफ जज है उससे डिस्कस करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक अथॉरिटी, एक इंसान आएगा, वो आकर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देखो एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, या तो हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, तो उसका चीफ जस्टिस भी, एक चीफ जज भी अलग होता है। उस चीफ जज से बात किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भैया आप अपने हिसाब से एक जज रिकमेंड कर दो जो स्पेशल कोर्ट में बैठेगा और सेट के इन मैटर से डील करेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? ये स्पेशल कोर्ट सीजी को जरूरत पड़ेगी तो बनाएगा, नहीं तो नहीं। विद इन हुज jurisdiction just to be appointed working, a person is not qualified for appointing a judge as special court unless, जहां ये अनलेस एक्सेप्ट है तो चीजें नेगेटिव होती है, उसको सीधा कर दो। क्या लिखा है? ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द सेशन जज। कोई भी जो पर्सन है वो क्वालिफाइड होगा इधर बैठने के लिए, मतलब चीफ जस्टिस जिसका नाम रिकमेंड करेगा वो कौन होगा? वो सेशन जज का जज होगा, या फिर एडिशनल सेशन जज। सेशन जज होता है जैसे, तो उसी के नीचे जो एडिशनल जज होता है। फॉर एग्जाम्पल जज मैं हूँ, मैं कभी कभार अवेलेबल नहीं तो एडिशनल भी तैयार रहते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ तो एडिशनल जज आकर ये डिसीजन देखेंगे। ऐसे सेशन जज होता है, ठीक है, और उसका ही एडिशनल सेशन जज। समझ में आ रहा है? ये सेशन जज किस में बैठता होगा? सेशन कोर्ट में बैठता होगा ना। समझ में आ रहा है? चलो, इमीडिएटली बिफोर दी सच अपॉइंटमेंट, जो ऑफेंस है, कौन से ऑफेंसेस? इस एक्ट के, ऑल दी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। एक्ट कौन सा मैटर? सेबी एक्ट के मैटर्स जाएंगे ना इसके पास। अभी तक हमने पढ़ा किसी कोर्ट के पास सेबी के मैटर्स जाते हैं, वन एंड ओनली सेट के पास जाते हैं। लेकिन अगर स्पीडी ट्रायल्स चाहिए सीजी को तो वो स्पेशल कोर्ट अलग से बना सकता है। और टेक दी कॉग्नाइज, कॉग्नाइज लिखा है बच्चा, कॉग्नाइज मतलब क्या होता है? डील करना। तो अब ये स्पेशल कोर्ट डील कर सकते हैं, तो प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना वो किसकी बात करे। ट्राई बाय दी स्पेशल कोर्ट। अगर आप खुश नहीं हो सेशन कोर्ट के डिसीजन से, अब आपने जगल तो पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रही हूँ, अगर सेशन कोर्ट से खुश नहीं हो, सेशन कोर्ट से खुश नहीं हो, तो अपील करने कहाँ जाते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो कहाँ जाते हो? ठीक है, यही है। ठीक है, तुम एक इंसान हो, सेशन कोर्ट जा रहे हो, खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अभी आप पढ़ क्या रहे हो? सेबी एक्ट। सेबी एक्ट में उन्होंने बोला आप हो इन्वेस्टर, आप हो वो बेचारे दुखी इंसान, सेबी से खुश नहीं हो तो कहाँ जा रहे हो? सेट। सेट से खुश नहीं तो कहाँ जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट। यही है। इन्होंने कहा कि भाई जो सेट का काम है ना, ये हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया है? सेशन कोर्ट। यही हुआ है ना? सेट का काम कहाँ शिफ्ट कर दिया है? सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट से अगर आप खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। हमने अपना, सेट बिजी है ना, इसका काम बर्डन कम किया है, हमने सेशन को भेजा, तो सेशन से डिसीजन से खुश नहीं तो आपको फिर हाई कोर्ट ही जाना है। हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने अपील भेज दी है। बात समझ में आई? तो अब ये कोर्ट्स आ जाते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। कब आते हैं? जब सीजी को रिक्वायर्ड होगा स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से नहीं हो तो हाई कोर्ट भी एंट्री मारेगा। तो स्पेशल कोर्ट की अपील कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट के पास करने। हाई कोर्ट इफ अ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट, कौन सा हाई कोर्ट में जाएंगे? अब मैं अगर एमपी की बात करूँ तो एमपी के हाई कोर्ट में मैटर जाएगा सेशन कोर्ट से। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो भैया महाराष्ट्र के बॉम्बे जो भी कोर्ट है उसमें जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यस, हाई कोर्ट की भी एंट्री हो गई, सेशन कोर्ट की हुई ना एंट्री, तो ऐसे सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट के नाम से आया तो सेम हाई कोर्ट भी एंटर हो गया। अभी तक नहीं हो रहे थे। हाँ हाँ, एनसीएलटी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट का कंसेप्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन ऐसा ही जाता है सेम। अगर एनसीएलटी के पास मैटर बहुत ज्यादा हो गए तो स्पेशल कोर्ट सीजी बना देगा, और स्पेशल कोर्ट बना देगा तो यही सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सब आ जाएंगे। सेम कंसेप्ट है, सेम। ठीक है, चलो
कोर्ट ऑफ द सेशन यहाँ लिखा है, कोर्ट ऑफ द सेशन ट्राइंग, ये कोर्ट ऑफ द सेशन यू क्या होते हैं हमारे, सेशन कोर्ट बोलो या फिर कोर्ट ऑफ द सेशन, एक ही बात है, ठीक है, यही वो हमारे सेशन कोर्ट है। ट्राइंग केसेस विद इन द लोकल लिमिट्स। समझ में आ रही है बातें बच्चा यहाँ तक? हेडिंग में लिखा है अपील और रिवीजन, अपील समझते हैं, रिवीजन समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन? दोबारा से मैटर देंगे, रिवाइज करेंगे, तुम्हारे केस को हाई कोर्ट फिर से देख रहा है, रिवाइज कर रहा है, कहीं कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट, इन्होंने कहा स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम्ड, स्पेशल कोर्ट क्या होता है बच्चा, डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन, वही कोर्ट ऑफ सेशन होता है जो ये काम कर रहा है। पर्सन जो इसमें काम कर रहा है कंडक्टिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी पर्सन रिप्रेजेंट करे उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहेंगे, ठीक है। कौन आएगा अब यहाँ, क्योंकि अब सेशन कोर्ट आ रहे तो इन सब में एक्सपर्ट कौन होते हैं बच्चा, एडवोकेट ही होते हैं, तो एडवोकेट आएंगे, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो कितने का होना चाहिए, 7 years, शुड हैव, या फिर क्या लिखा है पोस्ट, या तो एज अ एडवोकेट उनका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा, या फिर शुड हैव अ पोस्ट फॉर द पीरियड नॉट लेस देन, क्या लिखा है 7 years, अंडर द यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में वो बैठते थे और उन्होंने मिनिमम 7 years का एक्सपीरियंस ले रखा है रिगार्डिंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ, वो कुछ एक ऐसी पोजीशन में बैठते थे जिसके कारण उनको लॉ का नॉलेज बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ निर्मला सीतारमन जी लॉ से डील कर रही है ना पूरा, ठीक है, तो जितने भी वहां पे स्पेशल नॉलेज वाली जो लॉ है, फाइनेंस, ये सारी चीजें जो भी होती है, उन्होंने कहा लॉ का नॉलेज जिसके पास है उसने इसके लिए 7 years दे रखे, वो बंदा एलिजिबल है रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन एडवोकेट। बात समझ में आ रही है? तो एडवोकेट का एक्सपीरियंस या तो एज एन 7 year, या तो आप सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में आपकी सिटिंग थी जिस कारण से आपका लॉ का नॉलेज बढ़ा, और ये सिटिंग आपकी 7 years तक की थी। क्लियर है बच्चा? पक्का? ये लोग स्पेशल कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, जज की पोजीशन नहीं बता रहे, लॉयर रिप्रेजेंट करने वाले लोग की बात हो रही है, ठीक है। जज कौन बनेगा इसमें? वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन एक बार डिस्कस करेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट से बिलोंग करता हो, डिपेंड ना केस कहाँ खोला जा रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन, एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, कौन केस डील कर रहा है, स्पेशल कोर्ट, अंटिल स्पेशल कोर्ट इज स्टैब्लिश, तो इन्होंने बोल रखा है कि ट्रायल, ये केसेस जब तक ये बना के रखा है यही देखेगा, ठीक है। काम खत्म तो स्पेशल कोर्ट भी खत्म, क्योंकि जरूरत के हिसाब से बनाए था, जरूरत के हिसाब से खत्म। बात समझ में आ रही है? पक्का? स्पेशल कोर्ट का कंसेप्ट समझ में आया? क्या होता है बताओ स्पेशल कोर्ट? सीजी को जब जरूरत पड़ेगी तो वो कभी भी किसी भी सेशन कोर्ट को बोलेगा आज से तुम स्पेशल कोर्ट, और अब सारे मैटर्स जो भी हमने यहाँ पे एक्ट साइड के पास जा रहे थे वो आपके पास जाएंगे। समझ में आ गया ना? क्यों पर्पस समझ में आया? जज कौन बनेगा, एज अ लॉयर कौन रिप्रेजेंट करेगा, सब समझ में आया? चलो हेडिंग क्या लिखी है, एक कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी, इंसान ने किया है तो समझ में आ गया, पेनल्टी लगा दी। कंपनी ने भी किया तो उस पर भी तो लगेगी, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, इंसान की अलग होती है। चलो, वेर अ कॉन्ट्रावेन अंडर दिस रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन ऑर्डर, किसने किया है, कंपनी ने किया है, या फिर किसने किया है, एवरी पर्सन वॉज इन चार्ज, मतलब डायरेक्टर वायरेक्टर ऑफिसर्स एंड ऑल, ठीक है, डीम टू बी गिल्टी प्रोसीड अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी, केस फाइल किया जाएगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। एक्सेप्शन बोल दिया मतलब बच जाएगा, सीएस बच जाएगा, बता रही ना। एवरी पर्सन जो इंचार्ज ऑफिसर था जिसने नॉन कंप्लाइंसेस किए, अगर उस पर्सन ने, उस सीएस ने प्रूफ कर दिया विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज में नहीं था, किसी ने उसकी नॉलेज के पीठ के पीछे ये काम किया, या फिर उसने एक्सरसाइज किया अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस ये गलत काम रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में तो सारे डायरेक्टर ने अच्छी अच्छी बातें बोली, सीएस ने बोला था कि भाई मत करना मत करना, बहुत गलत हो जाएगा, सीएस जैसी घर गया तुरंत गलत काम कर दिया, तो फिर इसमें अब आपकी गलती नहीं है, हाँ, लेकिन ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कि तुमने बोला था, इसका क्या प्रूफ है ये बता दो। रिकॉर्डिंग, डायरेक्टर ने अगर रिकॉर्डिंग करने नहीं दी तो तुम भी फंस जाओगे, फिर तुम भी फंसोगे। प्रूफ हमेशा इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे आपको, कोई भी चीजें अगर आपको करनी है तो हमेशा रिटर्न मेल कर दो कि देखो आज जो भी हमारा डिस्कशन है इसमें मैंने आपको ये बोला, ये मेल कर दो उनको, ठीक है, मेल कर दो और उनसे उनसे साइनिंग ले लो कि हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब पीठ पीछे उन्होंने कर दिया तो तुम्हारे पास प्रूफ आ गया ना। तो इसीलिए जितने भी काम हो गए ना बच्चा, आपको रिटर्न नहीं करवाना है ताकि तुम लोग ना फंसो ना, पता चला बोला और फंस भी गए तुम लोग,
तो इसीलिए प्रूव करने में हालत खराब होती है और मासूम लोग ही फंसते हैं, क्योंकि वो बेचारे मासूम है ना, चालाक नहीं थे। चालाक बनना है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए, कोई भी कंपनी ने गलत काम किया, कोई भी पर्सन ने गलत काम किया तो पनिशेबल है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने ये प्रूव कर दिया कि मेरे नॉलेज के बिना हुआ है, मुझे बताया गया नहीं है जानबूझकर, या फिर मैंने अपना बेस्ट किया था, पूरा मैंने रोकने की कोशिश करी थी, फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ ये गलत काम किया, ये प्रूव कर दोगे तो आप बच भी सकते हो, ठीक। कॉन्ट्रावेंशन बाय द कंपनी, इट्स प्रूफ। कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया और फिर उसने प्रूव किया कि भैया कंसर्न थी सबकी, सारे डायरेक्टर की कंसर्न थी, ठीक है, सबने नेग्लेक्ट किया, डायरेक्टर मैनेजर, तो इन्होंने क्या बोल दिया, वो जो डायरेक्टर जिसने हामी भरी थी ये गलत काम करो, वो मैनेजर जिसने हामी भरी थी, वो सेक्रेटरी जिसने बोला था ये करो, अदर ऑफिसर ऑल्सो डीम टू बी गिल्टी शेल बी लाइबल प्रोसीड, और पनिशमेंट भी लगेगी। तो इन शॉर्ट आपको बस प्रूव करना है बच्चा कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन प्रूफ करना आप ही को पड़ेगा। अदरवाइज जनरल रूल हम मान के चल रहे कंपनी भी गलत है और कंपनी में काम करने वाले लोग भी गलत, सब गलत है। अब आपको आगे आना पड़ेगा और अपना सबूत देना पड़ेगा, अदरवाइज सब फंसेंगे। समझ में आ गया? पक्का? अब यहाँ पे हम रुकते हैं, आज की सभा समाप्त। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है बताओ? स्कोर्स शॉर्टकट है, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म उसके बाजू में लिखा है, अब इन्होंने कैसे कैसे टर्म लिए समझो। सेबी से एस लिया इन्होंने, ठीक है। कंप्लेन में से सीओ को ले लिया है, रिड्रेस में से री ले रखा है आर ई, और फिर इसका एस ले रहा है। इनकी मर्जी है, ये किसी का भी कम ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। और इससे इन्होंने अपना बनाया स्कोर्स, ठीक है। स्कोर्स है क्या? वही वही एक्चुअल में इसका बनना क्या था, एस, ठीक है, सी आर एस, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थे वो लोग, इन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से लेकिन ये स्कोर्स है। ए इधर नलायको, जानती मैं तुम लोगों को, तुम लोग एक नंबर के नलायक हो। है क्या ये समझो, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पलक, जहां कंप्लेन की जाती है, ठीक है। कौन कंप्लेन कर रहा है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को दिक्कत है, इन्वेस्टर की बातें नहीं सुन रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन्वेस्टर ने रिलायंस, टाटा, एमआरएफ, इन सब से क्या लिया बच्चा? शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब वो अगर सुन नहीं रहे हैं तो इन्होंने बोल दिया कि स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है टू फाइल कंप्लेन, ठीक है। अब यहाँ से कंप्लेन जाएगी, लेकिन 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 सेबी का हमेशा ऐसा मानना है कि जिससे आपको दिक्कत है पहले उससे जाके डिस्कस करो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो सेबी के पास आ रहा है, एकदम डायरेक्ट आप सेबी के पास नहीं जा सकते, ये हमेशा ही रहता है, ठीक है। रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, तो स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है बच्चा? अपनी कंप्लेंट्स लेकर आता है, ये जो कंप्लेंट लेकर आता है वो सेबी के पास लेकर आता है, ठीक है। अब जो ये सेबी के पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है वो किससे रिलेटेड होगा? सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। किसके पास लेकर आ रहा है? सेबी के पास लेकर आ रहा है। किसके अगेंस्ट लेकर आ रहा है? लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लेके आ रहा है? सेबी के पास रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होते थे, उनके अगेंस्ट, ठीक है। ऑल दी कंपनी रिसीव बाय दी सेबी डील थ्रू स्कोर्स। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सेबी बोलता है डायरेक्ट मेरे पास नहीं आओ, स्कोर बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ आपने प्रॉपर कंप्लेंट टाइप की, तो टाइप कर कर ये आपके स्कोर प्लेटफॉर्म में तो गया है, लेकिन ये स्कोर प्लेटफॉर्म कंप्लेंट आपकी कहाँ भेज रहा है बच्चा? कंपनी के पास। आपको दिक्कत किससे है? आपको कंपनी से दिक्कत है, तो ये लिखेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपको ये कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करनी है, तो आपने कंपनी का नाम लिखोगे तो कंपनी के नाम पे वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। आप इंटरमीडियरी का नाम लिखोगे तो रजिस्टर्ड है उनके पास, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले डायरेक्ट वहीं पहुंचेगा, कुछ एक ड्यूरेशन तक वेट किया जाएगा उनका रिप्लाई आने का। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो ये स्कोर पे रजिस्टर्ड हो जाएगा एज अब ये कंप्लेंट किसके पास जाएगी? सेबी के पास जाएगी। अब सेबी क्या लेगा बच्चा? एक्शन लेगा। बात समझ में आ रही है? तो बिना, अगर आप कहोगे नहीं नहीं हमें अपनी बात सेबी से करना है, सेबी कहेगा मैं नहीं सुनूंगा आपकी, पहले आप कहाँ जाओ बच्चा? पहले आप डायरेक्ट उस कंपनी के पास जाओ, पहले आप डायरेक्ट उस इंटरमीडियरी के पास जाओ, स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाओ। स्कोर तो बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके आपको यहाँ पे लिंक दे रखी है, उस लिंक में जाने का और कंप्लेंट लिख देने का, लेकिन उसमें आपको कंप्लेंट पहले डायरेक्ट वहीं पहुंचाया जाएगा और उनको एक टाइम दिया जाएगा 30 डेज का कि रिप्लाई करो। 30 डेज के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता फिर सेबी नेक्स्ट एक्शन लेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जो कंप्लेन है यहाँ पे कौन कौन सी कवर होगी? सेबी एक्ट की कंप्लेन कवर होती है, सेक्रा की होती है, डिपॉजिटरी एक्ट की होती है, कंपनीज एक्ट की भी होती है और रूल्स की भी। क्योंकि कंप्लेन करने वाला कौन है बच्चा? इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर तो किसी भी एक्ट में कवर हो सकता है, ठीक है। आ जाए, तो अब आपकी बुक में आते हैं, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाया उसका मीनिंग। स्कोर है क्या? स्कोर का पूरा फुल फॉर्म दे रखा है, स्कोर कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम।
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजाइन कर रखा है इन्वेस्टर की हेल्प करने के लिए, लॉन्च किया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर क्या अप्लाई किया जाता है? कंप्लेंट्स वगैरह। किस रिगार्ड में बच्चा? सिक्योरिटी मार्केट के रिगार्ड में। ऑनलाइन किया जाता है, सेबी के पास किया जाता है। किसके अगेंस्ट किया जाता है? लिस्टेड कंपनी। किसके अगेंस्ट किया जाता है? सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। बात समझ में आई? चलिए, all the complaint received by the SEBI against the listed company SEBI registered intermediaries are deal with through score। जितनी भी जो कंप्लेने जाती है वो स्कोर के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं। नहीं तो कहाँ आप शिकायत करोगे? अब कंपनी को क्या मेल करोगे? वो मेल तो खोल के भी नहीं देख रहे भाई। ठीक है, तो स्कोर के थ्रू ये सारी चीजें जाती है। अब आ जाओ थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़िए। सेबी ने ये लॉन्च किया है, क्यों किया है? ताकि वो क्या कर सके? सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेन एक रिड्रेस सिस्टम बना सके। कब इन्होंने किया था? इन जून 2011 में। कंप्लेन इतनी सारी हो रही थी, कंपनीज रिप्लाई नहीं देते, इन्वेस्टर बहुत परेशान थे, तो इसीलिए ये सिस्टम पूरा डेवलप किया गया 2011 में। अब स्कोर के साइलेंट फीचर्स बता के रखिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के रखिए। जो ये स्कोर है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। कोई भी कंपनी हो, इन्हीं के पास आना है। आईटेस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, यहीं आना है। टाटा के अगेंस्ट जाना है, यहीं जाना है। मतलब ये एक सेंट्रल हो गया, जिसको भी आना है यहीं पे आना है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया बच्चा? सेंट्रलाइज बेस्ड है। दूसरा, ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ द कंप्लेंट्स हो रहा है लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, ऑनलाइन अपलोड किया जाता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। वापस क्या लिखा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय द लिस्टेड कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। समझना, मैंने पहले कंप्लेंट डाली, ठीक है, कहां डाली? स्कोर प्लेटफॉर्म में। स्कोर प्लेटफॉर्म ने डायरेक्टली उसे कहां भेज दिया? कंपनी के पास और उस इंटरमीडियरीज के पास जिसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट की। यही हुआ। 30 डेज के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। तो जो उनका रिप्लाई है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन टेकन रिपोर्ट। उनके रिप्लाई में ये आएगा कि हाँ, हमने आपकी कंप्लेंट सुनी, हमें लगा कि हाँ, हमसे ये दिक्कत होगी है, इसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उनका जो रिप्लाई आया है, इसे हम क्या बोलेंगे? उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो जो भी एक्शन लिया है, किसने लिया है? कंपनी ने या फिर सेबी ने। ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपलोड होगा और हमें उसी के थ्रू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईसीआईसीआई कि अगर कोई क्वेरी जनरेट करनी है तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से करोगे, रिप्लाई आएगा तो भैया वैसे ही रिप्लाई आता है, उसी में चेक करना। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर है बच्चा? ऑनलाइन व्यूइंग बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ऑनलाइन देख सकता है वही एक्शन ऑन द कंप्लेन और अपना स्टेटस देख सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 30 डेज का टाइम है, कहो जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। 15, 20, 30 दिन में हमने देख लिया, आया तो नहीं, 30 दिन के बाद टाइम अप। ठीक है, अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता तो सेबी अब आगे एक्शन लेगा। किसके अगेंस्ट? उस कंपनी के अगेंस्ट। की रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम? अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है तो बता दो ना कि भैया इन्वेस्टर, तुमने कुछ गलत समझ लिया है, हमारा क्लैरिफिकेशन। तो कुछ ना कुछ रिप्लाई दो, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देना पड़ेगा, अदरवाइज तो सेबी एक्शन लेगी। ठीक है, स्कोर इज अ वेब एनेबल प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस। आप कंप्लेन कभी भी कर सकते हो, कोई ऑफिस टाइम तो है नहीं इसका कि सुबह जाना है तभी कंप्लेन होगी, शाम से पहले पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये 24/7 आप रात बरात कभी भी, मॉर्निंग में आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं, ये एक फैसिलिटी है। कंप्लेन और जो भी रिमाइंडर है, लॉज ऑनलाइन एट द अबव वेबसाइट एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। कहीं भी किधर भी बैठकर आप इस कंप्लेन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ईमेल जनरेटेड होता है तुरंत, इंस्टेंटली। जैसे आपने कंप्लेन किया तो तुरंत ही हो जाता है। और आपको एक यूनिक, ये कंटिन्यू लिखा है यहाँ से, ये है ना, यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस और ट्रैकिंग, कि भैया आपकी कंप्लेन कहाँ तक सुनी गई है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप रजिस्टर करोगे तो तुरंत एक जनरेट हो जाता है। आपने खुद इंस्टीट्यूट में भी कभी अगर आप पूछते हो कि बुक नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है, तो एक कंप्लेन जनरेट हो जाता है, उसका एक यूनिक नंबर। कल को आपको पूछना है कि कंप्लेन की इंक्वायरी क्वेरी सॉल्व हुई कि नहीं हुई, तो इसका स्टेटस आप चेक करते हो यूनिक नंबर से। कंप्लेन फॉरवर्ड एक तरीके से क्या होती है? ऑनलाइन टू द एंटिटी फॉर इट्स रिड्रेसल। कंप्लेन आगे फॉरवर्ड होती है ना स्कोर से, कहाँ? कंपनीज में। तो जिस भी एंटिटी के पास जाती है वो ऑनलाइन जाती है, बस इन्होंने ये रिपीट कर रखा है। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए? आपने क्या समझा स्कोर क्या है? स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को सुना जाता है। लेकिन इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट है डायरेक्टली पहले कहाँ जाती है? कंपनीज या इंटरमीडिएट जिसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है। अब इन्होंने इसी को डायरेक्टली समझा है। आ जाओ, सबसे पहले आप समझोगे डायरेक्ट कंप्लेन, ये हेडिंग देखिए, डायरेक्ट कंप्लेन। ठीक है, आ जाओ। तो डायरेक्ट कंप्लेन मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्ट कंप्लेन क्या हो रहा है? मैंने स्कोर में डाला, स्कोर से डायरेक्टली वो चला गया। ठीक है, कंप्लेन में यूज स्कोर,
कंप्लेनेंट, कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट करने वाला। कंप्लेनेंट चाहे तो स्कोर यूज करे अपनी कंप्लेंट के लिए डायरेक्टली टू दी, किसके अगेंस्ट जाना है उसे, लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट, या फिर किसके अगेंस्ट, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन था, वही सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, या फिर क्या लिखा है, MII लिख लो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। किस किस के अगेंस्ट आप जा सकते हो, ऊपर तो पहले शॉर्ट में बताया, कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हो और इंटरमीडियरीज, एक MII के भी अगेंस्ट जा सकते हो, ये टर्म बार बार आता जाएगा। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, कोई अगर इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट में काम कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज वगैरह, ठीक है। चलो, इसके अगेंस्ट भी आप जा सकते हो, तो डायरेक्टली आप स्कोर का यूज कर सकते हो। तो जब आप स्कोर के थ्रू डायरेक्टली जाते हो कंपनीज के पास, तो इसे एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन। शेल बी रिड्रेस, रिड्रेस मतलब क्या, सॉल्व किया जाएगा एंटिटी कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से, जब भी आपने रजिस्टर किया होगा, जब भी स्कोर में डाला, लिखा नहीं है लेकिन आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। 30 डेज कहां से, जिस दिन आपने यहाँ स्कोर में डाला आप तक पहुंचा, वहां से 30 दिन के अंदर उनका रिप्लाई आना चाहिए, रिड्रेस हो जाना चाहिए, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द सेबी। सेबी अभी कुछ भी उंगली नहीं करेगा। अभी आपकी डायरेक्ट बात किससे हो रही है, स्कोर प्लेटफॉर्म से आपकी सारी डायरी बात उस कंपनी, उस इंटरमीडियरी, उस MII से हो रही है जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट करी है, ठीक है। अभी सेबी नहीं आएगा, सेबी कब आएगा, जब वो रिप्लाई नहीं देंगे। फेलिंग विच कंप्लेन शेल बी रजिस्टर्ड, स्कोर फेल हो गए, रिप्लाई नहीं किया, अब देयर आफ्टर दी सेबी शेल टेक इट अप विद द एंटिटी कंसर्न। अब सेबी लेगी एक्शन। क्या स्टेप समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टर में कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टर में ऑप्शन है, इन्वेस्टर को नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें, तो वो चाहे तो हेल्प ले सकता है, किसकी, इन्वेस्टर एसोसिएशंस की। ये कुछ इन्वेस्टर्स का ग्रुप बना है, एसोसिएशन बना है, जो कि हेल्प करेंगे, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर की एक तरीके से हेल्प कर रहा है। ये एसोसिएशन एक तरीके से क्या होते हैं बच्चा, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। इनका काम ही है कि दूसरे इन्वेस्टर के एक ग्रुप बना हुआ है जिनका काम क्या है, दूसरे इन्वेस्टर्स की हेल्प करना, स्कोर में कैसे क्या कंप्लेंट करना है, क्योंकि हर किसी को इतना टेक्निकल नहीं पता है। आज तुम लोग CS की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पता चला ना कि अच्छा कंपनी के अगेंस्ट कैसे केस फाइल करना है, तो मतलब आप अपने किसके बिहाफ में, क्लाइंट के बिहाफ में कर पाओगे ना, ठीक है। वेबसाइट है प्रॉपर, कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड, आप अगर खुद से नहीं करना चाहते हो तो आप उस क्लाइंट को सजेशन दे सकते हो कि भैया आप कहाँ चले जाओ, इन्वेस्टर एसोसिएशन के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। फॉर एनी असिस्टेंस फाइलिंग द कंप्लेन ऑन द स्कोर, तो स्कोर में कंप्लेन करने को लेकर जो भी क्वेरीज होगी वो आपकी रिजॉल्व करेंगे। सेबी ने खुद अपनी वेबसाइट में नाम की पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन AS है, ठीक है, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। इन्वेस्टर में ऑल्सो सीक द असिस्टेंट फाइलिंग द कंप्लेन ऑन द स्कोर फ्रॉम द सेबी, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी सेबी ने अपनी दे रखी है, अगर कुछ भी दिक्कत जा रही है तो इस नंबर पर कॉल करिए, बताएंगे। देखो कितने तरीके हैं, या तो आप इतने तो आप हो चुके हो एलिजिबल कि खुद ही कंप्लेन रेज कर लोगे, ठीक है, या फिर आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आइए सॉरी, है ना, इन्वेस्टर एसोसिएशंस की, ठीक है, ये रजिस्टर्ड ही होते हैं, इनकी लिस्ट दे रखी है। इनसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, वो आपको फिर गाइड करेंगे कैसा कैसा क्या क्या करना है, क्लियर है। चलो, ये डायरेक्टली कंप्लेंट था। अब उन्होंने प्रोसेस बताई, बच्चा सब इंस्टाग्राम में है ना, इंस्टाग्राम में सब है, फेसबुक में सब है, फेसबुक में नहीं, अब तो बुजुर्ग लोग रहते हैं उसमें, है ना, स्नैपचैट में सब है ना, तुम लोग यंगस्टर हो, ठीक है, फिर तुम लोग एक दिन बुजुर्ग हो जाओगे तो नई चीजें आ जाएंगी, यही चलता रहता है, ठीक है। इंस्टाग्राम अब आउट होने वाला है कुछ टाइम पर तो अब बस मुझे ये बताओ बच्चों, आईडी खुद ही बनाई थी ना, कैसे बनाई थी जरा बताओ। ईमेल आईडी होती है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, इतनी घटिया घटिया बातें इन्होंने दे रखी है, तुम खुद बना सकते हो। इन्वेस्टर अगर कंप्लेन करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा। जब वो रजिस्टर, देखो ये उन्होंने वेबसाइट का नाम दे रखा है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लो, क्या लिखा है, www.scores.gov.in, इसमें जाओगे रजिस्टर करो, ठीक है। अब इन्होंने बोल के रखा है क्लिक करना है, रजिस्टर हियर, कर लोगे ना ये तो, फिर फाइल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें क्या नाम डालना, नेम, पेन, अपनी पूरी KYC, अपनी आईडी सब डाल दो। जैसे ही सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको मिलेगा यूजर, है ना, यूनिक यूजर आईडी और विद पासवर्ड, है ना, सब तुम्हारे पास, तुम्हारा सबका, है ना। चलो, तो यही है वही वाली बात है। चलो चलो, अब टाइमलाइन, टाइमलाइन फॉर लॉजिंग कंप्लेन, कब आपको कंप्लेन करना चाहिए, 100 साल बाद करोगे, हैं, कुछ एक लिमिट तो होनी चाहिए, प्रूफ तो खत्म ही हो जाएंगे, कब करना है, टाइम टाइम होगा ना हर चीज का,
हुआ था आपके साथ बचपन में और आके 55 में कर रहे हो, है ना कंप्लेन, सबूत कहाँ, है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा हर चीज की एक टाइमलाइन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, आ जाओ, पढ़ते रहना है तुम लोगों को, जिंदगी भर पढ़ते रहना है। सीएस में आ गए ना बच्चा, जिंदगी भर पढ़ना है। अमेंडमेंट आ जाएंगे, लॉ बदल गया, सब बदल गया, क्या करोगे, पढ़ो फिर से, खुद अपने आप को बदल लेंगे। कंप्लेन शेल लॉज स्कोर, स्कोर में उसे आना है तो भैया कब आ जाना है, एक साल का मैक्सिमम टाइम है। एक साल कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन मतलब जब आपको एक्शन लेना चाहिए था, जब आपके साथ वो गलत हुआ, वहां से आपको एक साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। क्यों बच्चा, टाइम लिमिट देना क्यों जरूरी, मुझे बताओ। सबूत एविडेंसेस है ही नहीं। हाँ एक्चुअली में आप जो बातें कह रहे हो, अब वो बात मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद देखो ना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो भैया एक ही जमीन आपको 10 लोगों के नाम रजिस्टर दिखती है, होता है ना विवादित, है ना, कि एक ही प्रॉपर्टी को बेचे जा रहे बेचे जा रहे, तो भाई जितना टाइम गैप आएगा उतनी चीजें धुंधली हो जाती है, प्रूफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जज के लिए डिसीजन देना भी मुश्किल हो जाता है और सामने वाले के लिए भी मुश्किल है, ठीक है। चलो, तो एक साल के अंदर आपको आ जाना चाहिए। चलिए, कंप्लेनेंट हैज अप्रोच, कहां से एक साल, कहां से एक साल कह रहे, कंप्लेनेंट गया था, किसके पास गया था, जिस दिन गया था लिस्टेड कंपनी के पास, या फिर रजिस्टर्ड इंटरव्यू, या फिर एमआईआई के पास फॉर द रिड्रेसल, उसके पास तो 30 दिन का ही टाइम था, अभी हमने देखा स्कोर के थ्रू जा रहा था तो, ठीक है। वापस 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 ऊपर लेके जा रही हूँ। बच्चा ये क्या लिखा है ये बताओ, ये मे लिखा है, मे मतलब क्या होता है, वो चाहे तो स्कोर के प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकता है या फिर पर्सनली भी जा सकता है, पर्सनली मेल वगैरह, अगर नहीं ध्यान दे रहे तो स्कोर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं रिलायंस कंपनी में डायरेक्ट बात करूंगा, मुझे जो दिक्कत है, वहां पे भी लोग सुनेंगे, नहीं सुना तो ये ऑप्शन है स्कोर के पास, स्कोर में फिर से भी आपके साथ थोड़ा सा आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो आप चाहो तो इनके पास जब भी आप गए थे, जब भी आप इनके पास गए थे, उनका रिप्लाई नहीं आया, तो वहां से एक साल के अंदर अंदर आ जाना, ठीक है। या फिर जो भी कंसर्न लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जब उन्होंने क्या कर दिया था, आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया था वापस, जब आपने इनको अप्रोच किया था, वहां से एक साल, या तो उनका रिप्लाई आ गया, वहां से रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन से एक साल, या तो कुछ नहीं बोला, एकदम शांत। पहले वाले पॉइंट में आप खुद गए, दूसरे वाले पॉइंट में रिप्लाई आया, तीसरे वाले में कोई रिप्लाई नहीं आया, नो कम्युनिकेशन, तो भाई गुस्सा तो आएगा तुम लोग को, तो भैया पहुंच जाओ वहां से एक साल। या फिर कंप्लेनेंट रिप्लाई दिया था उन्होंने, लेकिन हम उनके उनके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, जब आप गए, द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच लिस्टेड, दिस इज द केस में बी फॉर रिड्रेसल, जब आप गए वहां से रिप्लाई आया, खुश नहीं हो, रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ से आपको एक साल के अंदर अंदर पहुंच जाना है, ठीक है, ज्यादा लेट मत करना, नहीं तो आप ही के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नीचे एक छोटा सा पॉइंट, सेबी रिजर्व इट्स राइट टू रिजेक्ट अ कंप्लेन लॉज ऑन द स्कोर, क्या लिखा है, सेबी ने रिजर्व करके रखा है राइट टू रिजेक्ट कंप्लेन लॉज ऑन द स्कोर इफ द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन इज मोर देन, क्या लिखा है, 1 year old, अगर मोर देन होगी तो, or the complainant has not taken up the complainant with the concerned entity brought to the said date, क्या बोल रहा है ये बताओ, रिजर्व कर सकता है इट्स राइट टू रिजेक्ट अ कंप्लेन, एक साल के ऊपर की अगर कहानी होगी तो वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई आप इतना लेट क्यों आ रहे हो, देखो सफिशिएंट कॉस्ट की कहानी होती है, सफिशिएंट कॉस्ट की कहानी होती है, लेकिन पावर हमेशा इन्हीं के पास ही होती है। इन्होंने कहा भैया इसमें तो सफिशिएंट कॉस्ट है ही नहीं, एक साल के बाद भी आओगे तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों क्यों, क्योंकि भैया सबूत, हमें भी डिसीजन देने में दिक्कत होती है, ठीक है। चले, फिर क्या लिखा है बच्चों, रिव्यू क्या होता है, दोबारा देखना एक बार, रीचेक करना, ठीक है। टू एनहेंस द इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन ऑन द कंप्लेन रिटर्स वन टाइम रिव्यू ऑप्शन, हम चाहते हैं भैया इन्वेस्टर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, तो हमने उसको एक और ऑप्शन दे दिया, वो ऑप्शन क्या है, वन टाइम रिव्यू, मतलब एक बार फिर से हम देख सकते हैं। ऑल्सो अवेलेबल अंडर द स्कोर, स्कोर में एक और ऑप्शन है कि भाई हम इस डिसीजन से खुश नहीं हो, प्लीज एक बार फिर से रिव्यू कर लो यार, आपने सही लिया है कि नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इन्वेस्टर को भरोसे के लिए ये भी कर सकते हैं, इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिड्रेस, अगर वो खुश नहीं है, सॉल्यूशन से खुश नहीं है, किसके, लिस्टेड कंपनी के, इंटरमीडियरी के, एमआई के, ऑप्ट, तो वो चाहे तो इसमें जा सकता है, लेकिन कब जाना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर। 15 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द कंप्लेन, रिप्लाई आया कंपनी का, खत्म, यहाँ पे रिप्लाई आया है,
आपकी कंप्लेंट क्लोज हो गई। लेकिन इस रिप्लाई से आप खुश नहीं हो, तो आप जा सकते हो, वन टाइम रिव्यू कर सकते हो, फिर 15 दिन के अंदर बस ये करना। अगर 15 दिन खत्म हो गए, क्या ये भी ऑप्शन मिलेगा कि आपको? नहीं, मतलब दोबारा से आप कह सकते हो कि दोबारा से देखो। देयर आफ्टर द कंप्लेंट शेल बी एक्सलेट टू द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल फॉर डीलिंग विद द ऑफिसर ऑफ द सेबी। फिर उनके सुपरविजन में आएगा, वो एक बार से देखेगा कि सब सारी चीजें सही है कि नहीं। गलत होगा तो वो बताएगा, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो फिर वो वापस से वैसे ही रहेगा जैसा था। समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? पूरी प्रोसेस बता रहे हैं कंप्लेंट करने की, ठीक है। हेडिंग क्या लिखी है? ये कुछ लिस्ट है जिसमें एक्सेप्शन, कुछ टाइप ऑफ कंप्लेंट्स है जिसको डील नहीं करता, सारे मैटर्स को उसके पास नहीं आते हैं। क्या ये हेडिंग समझ में आ रही है? आ जाओ, क्या लिखा है? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंप्लेंट नॉट डील थ्रू द स्कोर। पहला, कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है? कंपनी, जो कि कौन सी है? अनलिस्टेड है। जो कि कौन सी है? डीलिस्टेड है। कंपनीज जो क्या हो गया बच्चा? डिसेमिनेशन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होता है डिसेमिनेशन? वर्ड का मीनिंग क्या है? जिसको हमने दूर कर दिया, मतलब मैं एक तरीके से डीलिस्टिंग की बात कर रही हूँ। डीलिस्टिंग मतलब क्या? पहले लिस्ट थी, अब आप स्टॉक एक्सचेंज से भाई दूर हो चुकी हो, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको अब हटा दिया गया है। इन शॉर्ट, हम यहाँ पे सेबी की बात करें, सेबी पूरा कंसर्न किसको दिखाता है? लिस्टेड कंपनी। तो स्कोर में आप जितने भी कंप्लेन लेके आओगे, लिस्टेड कंपनी को लेकर लाओ ना। कौन सी कंपनीज के मैटर यहाँ डीले होंगे? अनलिस्टेड नहीं। और जो डी लिस्ट, जो लिस्ट थी पहले, अब नहीं है, डी लिस्ट हो गई। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा, कंप्लेन रिलेटिंग टू, क्या लिखा है? ये इन मैटर्स को आप लेके गए हो जो ऑलरेडी कोर्ट में क्या चल रहे हैं, आपके केसेस चल रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट मैटर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग से मतलब क्या? ट्रिब्यूनल्स वगैरह, ठीक है। क्वासी मतलब होता है सिमिलर, जुडिशियल से जो मिलती जुलती प्रोसीडिंग्स हो, वो हमारे सारे सारे ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। इन शॉर्ट, आपका केस या तो कोर्ट में चल रहा है, या तो आपका केस क्या चल रहा है? ट्रिब्यूनल में। कोर्ट में मैटर जनरल रूल नहीं जाते, एक्सेप्शन जाते हैं, स्पेशल कोर्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस यहाँ पे इन्होंने ये बोलना चाहा है कि ऑलरेडी केसेस चल रहे, स्कोर में आप क्यों लेके जा रहे हो? एक बार पहले उस मैटर को वहीं खत्म हो जाने दो, खुश नहीं होगे तो फिर तमाम रास्ते हैं। बड़ा वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए रुको, जाओ पढ़ ही लेते। कंप्लेन फॉल कहां पर? प्रीव्यू ऑफ दी अदर रेगुलेटरी बॉडीज। केस कहां चल रहा है? आरबीआई में अभी मैटर चल रहा है, दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज देख रही है। आरबीआई का केस हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का हो गया, पेंशन का हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अलग अलग अथॉरिटीज है बच्चा। कंप्लेन फॉलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द अदर मिनिस्ट्रीज। अब यहाँ पे भैया सरकारी चीजें आ गई, ठीक है। कंप्लेन अगेंस्ट, एक छोटा सा पॉइंट यहीं आ गया, कंपनी रेजोल्यूशन, बच्चा यहाँ से अलग पॉइंट है, ये उन्होंने डबल कर दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ बीच में फोर्थ पॉइंट घुस गया इनका, माफ करना इन लोग को, ठीक है। और ये फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट है। नई नई बुक बनी है ना, नया नया सिलेबस आया तुम लोग का। चलो, तो किसी और अथॉरिटी का अगर केस है, तो हमने क्या पढ़ा था? जब भी जनरल और स्पेसिफिक में जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करता है? स्पेसिफिक। भैया आरबीआई का केस है, आरबीआई देखेगा, अब स्कोर स्कोर में मत आओ। फिर क्या बोल रखा है जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ से? आईबीसी, क्या आईबीसी? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। ये भी स्पेसिफिक है, इन्होंने कहा केस आईबीसी में चल रहा है ना, तो आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, उसे बचाने का ट्राई किया जा रहा है, तो अब आपका मैटर स्कोर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनीज, नेम ऑफ द कंपनी क्या लिखा है? इसको अगर मैं बोलूं स्ट्राइक ऑफ, और फ्रॉम दी वैनिशिंग। समझो, एक है स्ट्राइक ऑफ कंपनी, एक है वैनिशिंग। वैनिशिंग कंपनी मतलब गुमशुदा कंपनी है, गायब, गायब कंपनी, वैनिशिंग। स्ट्राइक ऑफ मतलब क्या? हटा दिया। आरओसी समझते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उस रजिस्टर में से आपका नाम रिमूव कर दिया गया, अब कुछ गड़बड़ काम किया होगा या जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो गायब है, नाम हट चुका है, जब ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसको लेके तुम कंप्लेन कैसे लेकर आओगे, ठीक है। फाइनली लिक्विडेटेड कंपनी, जो कंपनी वाइंड अप हो गई, ये तो कंपनी खत्म ही हो गई है, इसके अगेंस्ट क्यों आ रहे हो? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे कुछ टाइप ऑफ कंपनी है जिनका मैटर स्कोर में डील नहीं किया जा सकता। कुछ कंपनी तो खत्म ही है, जैसे वाइंडिंग अप कंपनी खत्म है, स्ट्राइक ऑफ वैनिशिंग कंपनी खत्म है, आईबीसी कंपनी खत्म होने की कगार में है, लेकिन हम उसे बचा रहे, वेंटिलेटर में वो अभी, कहो मशीन मशीन लगा के ठीक कर दे, वापस आ जाए कंपनी, या फिर वापस
ना आए। आईबीसी भी वही वाली खतरनाक सिचुएशन है। तो लास्ट के 3 पॉइंट तो समझ में आ गए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ये तो लिस्ट ही नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, केसेस भैया कोर्ट में है या ट्रिब्यूनल में है। और थर्ड वाला बोलता है अदर अथॉरिटीज डील कर रही है भाई, तो फिर हम क्यों डील करेंगे, इसको डील नहीं करता, साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, स्कोर्स ऑथेंटिकेशन फॉर द इंटरमीडियरीज एंड एमआईआई। फुल फॉर्म बताओ एमआईआई का, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए, स्कोर की ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, किसकी, इंटरमीडियरीज और एमआईआई। प्रोसीजर फॉर द जनरेशन ऑफ द स्कोर, यूजर आईडी। अब यूजर आईडी पासवर्ड बन गया था, ऊपर पड़ा था ना, यूजर आईडी पासवर्ड बना था, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये, ठीक है, फॉर ऑल न्यू सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। जो भी रजिस्टर्ड होते हैं सभी के पास ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुंच जाएगी। आपको किसके अगेंस्ट कंप्लेन करना है, जिसका भी आप नाम लिखोगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो सब शो होने लग जाएगा, ठीक है। एमआईआई जो भी है, who got registered recognized with the SEBI from 2019 का डेटा दे रखा है। स्कोर्स की जो यूजर आईडी और पासवर्ड होती है, डिटेल शेल बी सेंड थ्रू दी ऑटो जनरेटेड मेल। तुरंत आप करोगे तो आपकी ईमेल आईडी में जाएगा, सेम सारी चीजें जहां भी आपने अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका वो टेलीग्राम, कुछ भी हो, सब ईमेल से जुड़ता ही जुड़ता है। तो ईमेल में ऑटोमेटिकली एक मेल आता है आपको कि ये बन चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्कोर ऑथेंटिकेशन। इन्होंने कहा स्टॉक ब्रोकर्स को और किसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन होते हैं स्टॉक ब्रोकर, इंटरमीडियरीज। लेकिन ये स्टॉक ब्रोकर को स्पेसिफिकली बताओ, स्टॉक ब्रोकर बच्चा स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था, ट्रेडिंग मेंबर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन था बताओ, जो एनएसडीएल सीडीएसएल के जो काम करवाता था। इन्होंने बोला बाकी सबको ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, इन्हें स्कोर के ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। सिंस कंप्लेन अगेंस्ट, अगर आपको इनके अगेंस्ट जाना है ना, अगेंस्ट दीज इंटरमीडिएट शैल कंटिन्यू टू बी रूट थ्रू दी प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। वापस स्टॉक एक्सचेंज, एक है स्टॉक एक्सचेंज और एक है बच्चा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के नीचे आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसके नीचे आता है स्टॉक ब्रोकर। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको कंप्लेन करनी है स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट, अगर आपको कंप्लेन करनी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, तो इसको स्कोर में मत आओ, ये कहां जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो तुम्हारे ट्रेडिंग मेंबर ये गड़बड़ काम कर रहे हैं, डिपॉजिटर्स को बता दो ये टीपी ये काम कर रहे हैं। इनके लिए स्कोर में नहीं आना है, इनके लिए इन्होंने रास्ता थोड़ा सा दूसरा रखा है, क्योंकि ये ज्यादा बेटर समझेंगे इनके गलत कामों को कि इन्होंने क्या गलत काम किया है। तो इन शॉर्ट हम ऊपर अगर पढ़ेंगे वहां पे कंपनीज बोल रखा है और यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। स्टॉक ब्रोकर और डीपी के अगेंस्ट आप जाओगे तो स्कोर की ऑथेंटिकेशन की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो कंप्लेन है उसके लिए रूट थोड़ा सा दूसरा है, दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। समझ में आ रहा है, ये छोटी सी बात है जो केस फॉर्म में बड़ी की जा सकती है। समझ में आ रहा है। चलिए फिर क्या लिखा है, स्कोर की ऑथेंटिकेशन ऑफ द कंपनी इंटेंडिंग टू लिस्ट देयर सिक्योरिटीज। सबको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनीज जो भी लिस्ट करवाना चाहती है सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बच्चा ये बस प्रोसेस बता के रखिए, ये रीडिंग में जाएगा, ये रीड करोगे, लिखो रीड, लिख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आओ, क्या लिखा है, हेडिंग समझो, बस ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ रहे, ये लास्ट टॉपिक है। ये इनफॉर्मल, ठीक है, बता रही हूँ, समझो। अब ये लास्ट टॉपिक है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हेडिंग बस मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी हमने एक छोटी सी चीज ऊपर पढ़ी, स्टॉक ब्रोकर से रिगार्ड में अगर कोई कंप्लेन है ना, कहाँ जाओ, मतलब स्कोर में नहीं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ कंप्लेन्स है जो स्टॉक एक्सचेंज डील करेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज के पास ही जाएगी अगेंस्ट सर्टेन लिस्टेड कंपनी। कुछ लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट अगर जाना है, ठीक है, मुझे रिलायंस के अगेंस्ट अगर जाना है, ठीक है, तो ये कंप्लेन ये कौन हैंडल करेगा, स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करेगा, ठीक है। सितंबर 2020 ऑनवर्ड, अब सितंबर 2020 के बाद स्टॉक एक्सचेंज आर दी फर्स्ट रिकोर्स सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द कंप्लेन। कुछ कंप्लेन की कैटेगरी हमने बोल दिया है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मुझे कंपनी से डील करनी है, डायरेक्ट मेरी कंप्लेन कंपनी के पास आ रही थी, इन्होंने कहा कि रुको रिलायंस कंपनी का अगेंस्ट जाना है, तो एक काम करो, ये कुछ कंप्लेन की लिस्ट दे रहे हैं जो कहाँ जाएगी बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज डील करेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब ये कुछ नहीं, ये बस पॉइंट्स है। क्या लिखा है, मेरा एड्रेस वो ले ही नहीं रहे, रिलायंस कंपनी को बोल बोल के परेशान हो गई,
तो स्टॉक एक्सचेंज डील करेगा, मेरा काम करवाएगा। सिग्नेचर, करेक्शन या कुछ भी मुझे डॉक्यूमेंट में करवाना है। बोनस रिलायंस ने दिया था, मेरे तक नहीं पहुंचा है, ये कंप्लेन है। डिविडेंड नहीं दिया, डुप्लीकेट, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है, तो भैया मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। मेरी बात ही नहीं सुन रहे वो। नॉन रिसिप्ट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये डेट की बात कर रहा है, ये शेयर सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है। फ्रैक्शनल, ये क्या होता है फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट? वेरी गुड, आधी ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, बोनस में मुझे प्रोपोर्शनेटली मिला, मुझे 4.5 शेयर्स मिल गए, ऐसे कभी कभार होते हैं। तो फ्रैक्शनल आधे अधूरे भी होते हैं जिन्हें मार्केट में बेचा जाता है, यस, तो वो आधे उस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट मुझे चाहिए जो दे नहीं रहे। या तो कंपनी ने कहा था आधा जो बचेगा उसका हम कैश फॉर्म दे देंगे, तो कंपनी दे नहीं रही है, जो भी एंटाइटलमेंट हो सकता है उसका। नॉन रिसीव द इंटरेस्ट डिले डिविडेंड। अब मुझे बताओ कि ये सब समझ में आ रहा है? ये पूरी रीडिंग है तुम्हारा कि भैया नॉन रिसीव शेयर ट्रांसफर, आपने मेरा शेयर ट्रांसफर नहीं किया, तो ये सारी शिकायतों की लिस्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज सुनेगा। समझ में आया? ये कर लोगे। ये क्या लिखा है? टाइम लिमिट हैंडलिंग। अब देखो मैं रीडिंग रीडिंग मार्क करवाती जा रही हूँ। अब ये रीड कर लिया था, स्कोर ऑथेंटिकेशन, क्या ये भी रीड हो जाएगा? जो टर्म नहीं समझ में आएगा पूछना है। टाइमलाइन क्या बोल रहा है? नॉन कंप्लाइंसेस, कंप्लेन, कंप्लेन किया और एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे T+30 का कंसेप्ट तो बता चुकी हूँ ना। ट्रांजैक्शन वाला दिन और 30 दिन का समय दिया रिप्लाई देने का, नहीं आए तो भैया एक्शन लेंगे। रीड, पूरा वही है। ये क्या लिखा है? मोबाइल ऐप है यार, बस और क्या। या तो गूगल में जाकर इंस्टाग्राम चलाओ या तो एक मोबाइल ऐप में चलाओ, एक ही बात है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई स्कोर का ना एक मोबाइल ऐप भी है जिससे चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप पूरा रीड करना है आपको, खत्म। ये है केसेस। अब ये फ्रेश टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा सभा कल पेनल्टीज भी कवर करनी है।